बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट, जो कि यूनिट 1 की एक्सरसाइज है नेशनल बुक फाउंडेशन की 9th क्लास की बुक के मुताबिक। तो ये एक्सरसाइज है रेडिकल एक्सप्रेशंस के हवाले से, स्केयर रूट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशंस या किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एंड देन उसके ऊपर किस तरह से लाज अप्लाई होंगे किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को या रेडिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के हवाले से। तो ये सब अभी हम इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n इज़ अनदर नंबर m हुज स्क्वायर इज़ n। तो वो कहता है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर n का जो स्क्वायर रूट है वो लेट से m है, जिसका स्क्वायर अगेन n होगा। मिसाल के तौर पे कि आपके पास लेट से एक नंबर है 4, ठीक है, जो इस n के इक्वल है। तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 2, जो कि m के इक्वल है। और जब आप उस 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो अगेन किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, जो कि आपने पहले n सपोज किया था। सो इट मीन्स कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है और 2 का स्क्वायर 4 है। तो आगे ये कहता है एनी पॉजिटिव नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट्स विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। किसी भी पॉजिटिव नंबर जो इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है उसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है, जो कि आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में ये आगे आपको बता रहा है, फॉर एग्जांपल 4 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 16 बिकॉज 4 रेज़ टू पावर 2, या इसको आप पढ़ते हैं 4 स्क्वायर इक्वल है 16 के। एंड -4 इज़ आल्सो अ स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 ही का एक और स्क्वायर रूट -4 है, जिस तरह एक स्क्वायर रूट इसका +4 है। बिकॉज क्योंकि जब आप -4 का स्क्वायर लेते हैं, -4 की पावर 2 जब आप लेते हैं तो क्या होता है? उसका आंसर भी 16 आता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आंसर आएगा। लिहाजा -4 की पावर 2 का भी आंसर क्या है? 16। Therefore, the two square roots of 16 are -4 and 4। लिहाजा 16 के जो 2 स्क्वायर रूट्स आएंगे वो -4 और 4 होंगे, विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। डेफिनेटली पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का अपोजिट साइन वाला नंबर एडिटिव इनवर्स कहलाता है, जिसका आंसर आपके पास एंड में 0 आता हो। तो -4 और +4 को ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आना है, लिहाजा ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो ये था आपके पास स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। आगे वो कहता है कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऐसा है जी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स। दैट इज़ √25 इक्वल है 5 के, √81 इक्वल है 9 के, इसी तरह √36 इक्वल होगा 6 के, √16 यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल होगा +4 के। क्या कहने का मकसद हुआ? मकसद ये हुआ कि आंसर आपके पास आते हैं 2, यानी कि आप जब 16 √16 लेते हैं तो आपके पास 2 आंसर आएंगे, -4 एंड +4। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि जो पॉजिटिव रियल नंबर आंसर में आएगा, वो क्या कहलाएगा? वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहलाएगा। नेगेटिव वाले को आप इग्नोर कर देंगे। इन एक्सप्रेशंस लाइक √25, इंटायर √25 इज कॉल्ड अ स्क्वायर रेडिकल और रेडिकल। ये पूरी टर्म कहलाएगी तो स्क्वायर रेडिकल या रेडिकल ही कहलाएगी। और इसके अंदर जो ये सिंबल बना हुआ है, जो डिवीजन के सिंबल की तरह का आपको लग रहा है, ये सिंबल क्या कहलाता है? ये रेडिकल साइन कहलाता है। और इस साइन के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है, एंड द नंबर 25 अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड। तो ये जो है अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर पॉजिटिव नंबर लिखा होगा उसको रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये उसने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं, डेफिनेशंस बताई हैं कि किस सिंबल को, क्योंकि देखें मैथ्स तो है ही सिंबल, लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स, ठीक है। तो इसमें आप और इसीलिए इसको लिखना भी इसकी एडिटिंग इसीलिए ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने सिंपल उर्दू टाइप करना हो या इंग्लिश टाइप करना हो तो दैट इज़ नॉट अ
डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन अगर आपको अब जिस तरह ये इंग्लिश के दरमियान आपको जब मैथ लिखनी पड़ती है तो ये आपके लिए टाइपिंग में भी काफ़ी इशू होता है, क्योंकि ये एक सिंबल्स की लैंग्वेज है, इसीलिए इसको समझना और समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ nth रूट। जी अब ये आपने ऊपर तो ये सारा देखा स्क्वायर रूट, लेकिन क्या सिर्फ स्क्वायर रूट ही होता है? नहीं, आपके पास क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, और ये इस तरह सो ऑन चलते रहते हैं nth रूट तक। तो ये क्या है ये देखते हैं। कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर n रेज टू n ग्रेटर देन 1, यानी कि n की पावर 1 से ग्रेटर हो। तो कहता है कोई भी अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं और उनकी जो पावर है वो उसको उसने शो किया है पॉजिटिव इंटीजर n से, जो कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो, और यहाँ पे उसने ये बताया कि वो 1 से भी ग्रेटर हो। ठीक है, तो वो कहता है कि क्योंकि 1 से ग्रेटर इसलिए बोला कि जिसकी कोई भी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 तो होती है। इसी तरह जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो उसी तरह जिसकी कोई पावर नहीं होगी उसकी पॉजिटिव 1 + 1 उसकी पावर होगी डेफिनेटली। तो वो कहता है इफ़ a की पावर n इक्वल है b के, देन a इक्वल्स टू b की पावर 1/n। अब ये क्या हुआ? ये इस तरह हुआ कि जिस तरह आप ने पढ़ रखा है कि इक्वल के एक तरफ से जब कोई नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो अगर वो एक लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे वो जाके डिवाइड होगा। इसी तरह यहाँ आप ये बात समझ लें कि अगर आपके पास एक साइड पर किसी भी नंबर या किसी भी बेस, इसको बेसिकली बेस कहते हैं, ठीक है, तो किसी भी बेस की जो पावर होगी अगर एक तरफ वो उसकी मतलब जो भी उसकी पावर है वो दूसरी तरफ जाके अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगी। अब यहाँ पे ये एक इसको कहेंगे मल्टीपल फॉर्म एक तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाएगी, या इसको आप कहेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, या रैशनल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये a की पावर n है, तो दूसरी तरफ जब ये शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? b की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाके अपने आप को रेसिप्रोकेट कर लेगा, ये पावर अपने आप को रेसिप्रोकेट कर लेगी। वेयर n इज़ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और अब ये जो n है ये क्या कहलाता है? ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाता है, यानी कि इस रेडिकल साइन या इस रेडिकल की कौन सी पावर है वो ये n शो करता है, और इसको हम कहते हैं इसका इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जिस तरह ये उसकी एक पावर है। ठीक है, वी रीड a की पावर n इक्वल है b एज b इज़ द nth रूट या b इज़ द nth पावर ऑफ a। वो ये कहता है कि हम a की पावर n इक्वल है b को हम इस तरह पढ़ते हैं कि b जो है वो किसके इक्वल है? b इक्वल है nth पावर ऑफ a के, और एंड a इक्वल्स टू b की पावर 1/n हम इसको इस तरह पढ़ेंगे एज a इज़ द nth रूट ऑफ b। जी हाँ, अब ये क्या हुआ? यहाँ समझने की बात यह है कि देखें, सबसे पहले तो ये कि जो आपके पास इक्वल के आपके पास यानी कि जो पावर से हट कर लिखा हुआ होगा हम उसको दूसरे नंबर या दूसरी टर्म की इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह यहाँ पे a की पावर n इक्वल है b लिखा हुआ है। अब जब आप इसको, क्योंकि हम तो लेफ़्ट टू राइट हैंड साइड पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इसको इस तरह लिखेंगे या इस तरह इसको आप समझेंगे कि b जो है, जो आज़ाद टर्म हम इस तरह कहेंगे, यानी कि जो इसकी कोई पावर नहीं है, जिसकी पावर सिर्फ 1 है, तो b जो है वो क्या होगा? इज़ द nth पावर ऑफ a होगा। और इसी तरह यहाँ पर जब a इक्वल है b की पावर 1/n, तो यहाँ पर a जो है इसकी पावर क्या हुई? 1 हुई, तो हम इसको दूसरे के इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइब करेंगे, और वो इस तरह होगा कि a इज़ द nth रूट ऑफ b। देखें वर्ड पे आपने गौर करना, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ nth पावर ऑफ a और यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है nth रूट, यानी कि जब किसी बेस, किसी पॉजिटिव रियल नंबर की जब कोई आपके पास जस्ट एक पावर सिंपल फॉर्म में लिखी हुई होगी तो वो उसकी पावर कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ होगा, नंबर 1/n लिखा हुआ होगा, या जिस तरह इसको 1/2 कह दें, 1/3 कह दें, तो ये अब क्या बन जाएगा? इसको आप कहेंगे रूट। ठीक है, अब जो ये नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर 2 है तो आप इसके कहेंगे स्क्वायर रूट, अगर ये 3 है तो आप इसे कहेंगे क्यूब रूट, 1 बाई यानी
यानी कि अगर यहाँ पर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो ये 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट कहलाएगा, और अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/3 मतलब ये आपके पास क्यूब रूट कहलाएगा। इसी तरह 1/4 है तो ये फोर्थ रूट कहलाएगा। सो n की जो भी रियल नंबर n होगा वो आपके पास 1/n की अगर फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो उस नंबर का रूट कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर का रेसिप्रोकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में होना उसका रूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल y की पावर 3 इक्वल है x, देन y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3, और उसको आप इस तरह से लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, अभी आप आगे इसकी फॉर्म भी पढ़ेंगे, ये मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ। कहता है हेयर 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल एंड y इज़ द क्यूबिक रूट ऑफ x। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसने आगे एग्जांपल 5 के अंदर भी बयान किया, और ये मैंने राइट हैंड साइड पे ये एक अपनी तरफ से लिख कर पिक्चर इंसर्ट की है, आप इन दोनों को देख लें। कहता है क्यूब रूट ऑफ 35 यहाँ उसने लिखा है। अच्छा, यहाँ से हम आपको समझाते हैं। देखें, ये एक आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन या एक रेडिकल फॉर्म में ये एक चीज़ लिखी गई है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके पास डिवीजन का साइन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, और इसके ऊपर जो n लिखा हुआ होता है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाता है, जो ये बताता है कि इस रेडिकल की क्या पावर है। ठीक है, कौन सा ये किस nth नंबर ऑफ रूट है, यानी कि ये कितनी भी पावर वाला रूट है, और इस पूरे को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और ये जो रेडिकल सिंबल या रेडिकल साइन के अंडर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, ये n और a जो है ये इलामती नंबर हैं। ठीक है, जो कि कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। तो रूट के अंडर या रेडिकल सिंबल के अंडर जो नंबर लिखा हुआ होगा उसको रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, आगे बयान किया गया वेयर ए कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ये ए जो है वो कोई भी नेचुरल, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो सकता है। एंड एन इज़ आल्सो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, एन भी नेचुरल नंबर हो सकता है और ये 2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, बट कैन बी रिटन फ्रॉम 3, लेकिन ये हमेशा लिखा 3 से जाता है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये 2 से स्टार्ट होता है। तो जस्ट जो आपके पास ये सिंबल होगा, जिस तरह ये यहाँ पे इन्होंने बताया, ये जो सिंबल है इसका मतलब ही ये है कि ये आपके पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 लिखा होगा तो ये फोर्थ रूट है, 5 लिखा होगा तो ये फिफ्थ रूट है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल 5 में इसी तरह बयान किया है कि ये देखें, यहाँ आपके पास इस रेडिकल सिंबल के बाहर जो नंबर लिखा है वो 3 है, लिहाजा इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या हुआ 3, और इस रेडिकल सिंबल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है 35, तो वो क्या कहलाएगी रेडिकेंड। इसी तरह यहाँ पे बाहर 5 लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंडेक्स 5 कहलाएगा। रूट के बाहर, इसको एक और वर्ड रूट भी कहते हैं, कि रूट के ऊपर या रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये 5 इंडेक्स कहलाएगा, इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और रेडिकेंड जो इसके अंदर लिखा हुआ है XY डिवाइडेड बाय Z। इसी तरह यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ, माइनस ब्रैकेट के अंदर XYZ की पावर 4, तो ये सारा माइनस से लेके XYZ की पावर 4 तक जो है आपके पास रेडिकेंड कहलाएगा। और अब देखें बाहर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी पावर क्या होगी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि n की पावर कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर। अच्छा जी, ये की फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। अंडर रूट बी या स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल्स टू, अब उसने यहाँ पे लिखा कि जी बाहर आप इस तरह से 2 लिखेंगे, इसका मतलब यही है कि ये आपके पास क्या है कि ये स्क्वायर रूट का ही सिंबल है। तो इसने ये बताया कि ये सिंबल और अंडर रूट 2 वाला सिंबल, यानी कि बाहर 2 का लिखा होना आर इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं, लिहाजा अमूमी तौर पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, बाहर 2 नहीं लिखा करते। देयर इज़ नो रियल नंबर दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। कहता है कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर जो होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, उनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएंगे हमेशा 2, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। लेकिन अब माइनस वाले का आप
मज़ीद जो है वो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। जिस तरह अगर आपने 16 किया तो 16 के आपके पास स्क्वायर रूट लेने के बाद जो दो आंसर आए वो एक आएगा +4 और दूसरा आएगा -4। लेकिन अब आप +4 का जब दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा +2 और -2। लेकिन अब -4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। वो माइनस जो नेगेटिव जो नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, उनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता और उसको मैथमेटिक्स के अंदर इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है और वो एक अलग से आगे आप पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आती हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था आप प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, क्वोशंट रूल पढ़ेंगे और डिफरेंट रूल्स इसमें आप पढ़ेंगे। यानी कि अब इसमें ये बताया जाएगा कि रेडिकल एक्सप्रेशंस को आप किस तरह सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई होंगे तो क्या रूल अप्लाई होगा, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो क्या रूल अप्लाई होगा, अगर वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या रूल कहलाएगा, रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो कहता है फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b फॉर विच द ऑपरेशंस आर डिफाइंड। वो कहता है कि इस तरह से आपको ऑपरेशन डिफाइन किए जाते हैं कि आपके पास a और b ये रियल नंबर हैं, दोनों के ऊपर आपके पास क्या है कि nth रूट है, nth रूट लगे हुए हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास दोनों के पावर या दोनों की जो रेडिकल पावर है, ये दोनों का जो रूट है वो nth है। nth का मतलब ये है कि n तो दोनों तरफ सेम होगा, यानी कि अगर इधर यहाँ पर n3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। तो अब आपने क्या करना है कि जिनकी रेडिकल पावर सेम हो तो आपने उनको क्या करना है, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन द वन रूट। एक ही रूट के अंदर आप इन दोनों रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इस तरह 7 भी लिख सकते हैं, जिस तरह के उसने एग्जाम्पल में बताया। क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 कैन बी रिटन एज अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 27। अब इसी तरह वो कहता है, ये तो आपने प्रोडक्ट का पढ़ा, इसीलिए इसको प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि डिवाइड की हो तो तब क्या होगा। जब डिवाइड होगा तब भी यही रूल अप्लाई होगा कि आपने सेम रूट, सेम रेडिकल के अंदर, सेम रेडिकल सिंबल के अंदर आपने दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है, दोनों रियल नंबर a और b। ठीक है, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे उसने एग्जांपल दी है इनको कि भाई अब इसको सॉल्व करके दिखाएं। कहता है यूज़ द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स टू सिंप्लीफाई। ओके, अब ये इसने यहाँ पे आपको साथ ही सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 2a डॉट डॉट इस, अच्छा, इस डॉट का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट का सिंबल b कहलाता है। ठीक है, अंडर रूट 2a डॉट अंडर रूट 7b। तो अब आपने क्या करना है कि इस सारे के ऊपर एक अंडर रूट आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, 14 आ जाएगा और a b से मल्टीप्लाई होकर ab आ जाएगा। तो अंडर रूट 14ab इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ रूट ऑफ 1/x है एंड फोर्थ रूट ऑफ 2/y है। तो 1 और 2 ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x और y नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सारी की टर्म के ऊपर फोर्थ रूट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे कहता है यहाँ पे जिस तरह इसने दिया था, अब ये देखें एक के ऊपर 3 है और एक के बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास जिसके, अच्छा ये याद रखिए, जब ये इसको हम कहते हैं एक तरह से टुंडा, जब ये टुंडे के ऊपर 3 छोटा 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्यूब। लेकिन अगर ये 3 बड़ा लिखा होता और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे थोड़े स्पेस के साथ होता तो इसका मतलब ये होता कि ये जो 3 है ये इस पूरे रेडिकल से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, वो 3 इस रेडिकल एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। वो आगे सवाल आएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। बहरहाल, तो अब यहाँ पे ये क्यूब रूट है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, ये तो स्क्वायर रूट है। तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपस में एड्स या आपस में जो है वो प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इंडिसेस आर नॉट सेम। इंडिसेस जो है वो इंडेक्स किया प्लूरल है, ये आगे उसने बताया अभी। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल अप्लाई ओनली इफ द इंडिसेस आर सेम। और फिर वो आगे कहता है कि द प्लूरल ऑफ इंडेक्सेस इंडिसेस। इंडेक्स का मतलब अगेन याद रखिएगा कि जो रूट हो वो सेम हो, जो यहाँ पे पावर हो, रेडिकल सिंबल के बाहर जो पावर हो वो अगर दोनों नंबर्स की या दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन हो, अगर उनकी पावर सेम है तो ही वो आपस में उन पर प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल अप्लाई हो सकता है।
अच्छा, नेक्स्ट ये कहता है रिड्यूसिंग द इंडेक्स, और इसमें इसने एक बड़ा अच्छा रूल बताया। कहता है इफ़ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकेंड हैव अ कॉमन फैक्टर द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन विद अ स्मॉलर इंडेक्स। अब वो ये कहता है कि देखें, रेडिकल की जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, और जो रेडिकल के अंदर लिखा होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं, और रेडिकेंड की भी अगर कोई पावर होगी तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। अब वो ये कहता है कि अगर एक्सपोनेंट और इंडेक्स इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर बनता है तो फिर हम क्या कहेंगे, जो इस तरह हम HCF वाला कंसेप्ट करते थे या LCM वाला कंसेप्ट करते थे, तो उसी तरह यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है कि अगर रेडिकल के इंडेक्स और रेडिकेंड के एक्सपोनेंट के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर है तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, स्मॉलर इंडेक्स हम उसको लिखेंगे, उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम यानी कि जो स्मॉलर जो फैक्टर होगा हम उसको हम उसकी पावर बना देंगे, उसको हम उसका एज अ इंडेक्स लिखेंगे। तो वो कहता है कि हम इसको इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि कंसीडर 12th रूट ऑफ 9 की पावर 6 है। तो हेयर द इंडेक्स ऑफ रेडिकल इज़ 12 एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द रेडिकेंड इज़ 6। आल्सो 6 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 6। कॉमन फैक्टर 12 और 6 का क्या है, 6 ही है। सो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन विद अ स्मॉलर इंडेक्स एज फॉलोज। लिहाजा हम इसको स्मॉलेस्ट या स्मॉलर इंडेक्स के साथ लिख सकते हैं, और वो इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले उसने आपको इसको सॉल्व करके ही बता दिया, वेरी सिंपल। उसने कहा कि आप इसको क्या लिखेंगे जी, अच्छा ये इस तरह होता है कि 9 की पावर इधर 6 है और बाहर जो है वो आपके पास क्या है 12 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है। जो आपके पास रेडिकल की जो पावर होती है उसको 1/n जिस तरह हमने उधर पढ़ा था, तो ये 1/n यानी कि 1/12 होगा, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/12 आप करें तो ये 6/12 ही हो जाता है। तो अब आप इसको 6 के टेबल पे काट देंगे, तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 9 की पावर 1/2 आ गया। तो अब आप इसकी जो नेक्स्ट जो इसकी बनती है रेडिकल फॉर्म वो क्या बन जाएगी, n की पावर 1/2, यानी कि 1/2 किससे कहते हैं, स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जब आप लेते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 3। सो वेरी सिंपल है, ये आपके पास देखिए इस तरह से सॉल्व हो गया। और यही हमने इनको जो हमारे पास इस तरह कम्प्लेक्स किस्म के एक्सप्रेशंस आएंगे हमने उनको सॉल्व करना है, रेडिकल फॉर्म्स को हमने सॉल्व करना है इन्हीं कुलियों के या इन्हीं रूल्स के मुताबिक, ठीक है। ये जब आपने रिड्यूसिंग द इंडेक्स, ये अब आपने एक नया रूल पढ़ लिया, इससे पहले आपने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल पढ़ा है। तो अब आगे वो कहता है कि जी राइट द गिवन एक्सप्रेशन विद अ स्मॉल इंडेक्स, अज्यूम दैट वेरिएबल टी रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। टी एक पॉजिटिव नंबर है, इसको हमने सॉल्व करना है। बाहर आपके पास 15th रूट है और टी की अपनी पावर जो है वो 10 है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। तो t की पावर 10 है और उसके ऊपर जो nth रूट है वो क्या है 15 है। तो आपने इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1/15 यानी कि 10/15 हो जाएगा। अब ये देखें जी डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से, जी बिल्कुल हो सकता है, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, सॉरी 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये आपके पास बनता है जी 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, टी की पावर 2/3 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, टी की पावर जो 2 था वो एज इट इज़ रहने देंगे, यानी कि इसको अब दोबारा आप प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आप लिखेंगे एंड देन 1/3 जो है वो इसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ टी की पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे वो कहता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्लैश उसने लिखा है इंडिसेस। तो अब यहाँ जाके ये एक्सपोनेंट और इंडेक्स को ज़रा कॉमन करने जा रहा है, ठीक है। कहता है यहाँ पे हमने एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं जी, वो होता है बेस और एक्सपोनेंट का। कहता है वी यूज़ एक्सपोनेंट टू इंडिकेट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर। बहुत मज़े की बात, यहाँ जाकर अब आपको समझ आएगी कि स्केयर क्या होता है, ठीक है। और फिर स्केयर से ही आगे स्केयर रूट होता है। तो स्केयर से क्या मुराद होता है, स्केयर या क्यूब या आगे आप इससे यानी कि टेट्रा हो या पेंटा हो, यानी कि आप उसकी पावर बढ़ाते जाएं। तो यहाँ उसने ये बताया है कि हम एक्सपोनेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी नंबर की पावर क्यों लिखते हैं। हम उसकी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर, इसको बार बार लिखने के बजाय इसको आसान करने के लिए हम उसको उसकी पावर में लिख देते हैं, जिस तरह उसने यहाँ पे बताया। उसने कहा कि जो एक्सपोनेंट होता है ये करता क्या है, ये बताता ये है कि इस फैक्टर को कितनी दफ़ा अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। द एक्सपोनेंट इंडिकेट्स दैट हाउ मैनी टाइम्स
अ फैक्टर कॉल्ड द बेस। अब उस फैक्टर को क्या कहते हैं, उसको बेस कहते हैं कि ये बेस अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह यहाँ पे इसने लिखा है 3.3.3.3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल है 3 की पावर। अब इन सब को आप गिन लें कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब ये जो नीचे लिखा हुआ होता है 3, ये क्या है, इसको कहेंगे बेस। और जो ऊपर छोटा करके 4 लिखा होगा, सुपर स्क्रिप्ट भी इसको बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। Together the expression 3 की पावर 4 is an exponential form. Read as 3 to the 4th power. 3 to the 4th power, या हम इसको इस तरह पढ़ते हैं 3 raised to the power 4. Whereas 3333 is the factored form. ये जो 3.3 है इसको factored form कहेंगे। 3 की पावर 4 जिस तरह ये लिखा हुआ है पावर की फॉर्म में जब लिखा होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। द वर्ड स्क्वायर एंड क्यूब आर समटाइम्स यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट्स 2 and 3 रिस्पेक्टिवली रेदर देन टू द सेकंड पावर टू द थर्ड पावर। तो इसको आप किसी भी तरह, अब इसने आपको बता दिया कि अगर आप 2 3 है इसको आप स्क्वायर और क्यूब ज़्यादा तौर पे पढ़ते हैं बजाय इसके कि आप इसको लिखें टू द सेकंड पावर टू द थर्ड पावर, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। अच्छा जी, की फैक्ट क्या बताता है, When the exponent is a natural number, the base can be real number। कहता है कि जब आपके पास एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो नेचुरल नंबर होगी, तो जो आपके पास उसकी जो बेस होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वी यूज़ एन एक्सपोनेंट एज अ कन्वीनियंट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगेन जो वो बात ऊपर बता चुका है कि हम एक्सपोनेंट इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए, आसानी हो जाए, हमें रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ना लिखनी पड़े। अच्छा जी, अगेन जिस तरह वहाँ पे आपके पास स्क्वायर था तो उसका आगे क्या आता था, रूट आता था, उसकी एक अलग फॉर्म। इसी तरह यहाँ पर जब आपके पास किसी चीज़ की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह आपके पास ये आया स्क्वायर या ये आपके पास बेस और एक्सपोनेंट आया, जिस तरह एक्सपोनेंट आया, तो इसी तरह इसका जो अपोजिट आएगा वो क्या होगा, रैशनल एक्सपोनेंट होगा। तो अब वो देखते हैं क्या है। व्हेन वी परफॉर्म ऑपरेशंस विद एक्सपोनेंट्स वी हैव टू डिफाइन अ जीरो एक्सपोनेंट and a negative exponent. This may lead us to define a rational exponent। कहता है कि जब हम एक्सपोनेंट्स को के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो फिर हमें ज़ीरो एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी डिफ़ाइन करना पड़ता है, और इससे हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है जो कि रैशनल एक्सपोनेंट कहलाता है। कहता है उसकी डेफिनेशन क्या है जी, उसकी डेफिनेशन ये है b की पावर 1/n। जिस तरह भी आपने ऊपर देखा कि जी b की पावर n आपने देख लिया यानी कि 3 की पावर 4, इस तरह यहाँ कहता है कि अगर इसकी पावर 3 की पावर 4 के बजाय 1/4 हो तो फिर क्या कहलाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इफ़ b इज़ अ रियल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन b की पावर 1/n इक्वल्स टू सेम वही कि अब क्या हो जाएगा, यानी कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आगे कहाँ ले जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे, रेडिकल फॉर्म में ले जाएंगे। तो वो ये कहता है कि b की पावर क्या हो जाएगी 1/n, और इसका मतलब ये है 1/n यानी कि किसी की पावर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की पावर अगर आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको रेडिकल साइन के साथ लिखेंगे और जो भी n की वैल्यू होगी वो आप इधर इसकी डिवाइड वाले सिंबल के टुंडे में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर n है तो ये n तो एग्जाम्पलरी है। ठीक है, तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल 8 की पावर 1/3 है, तो दैट मीन्स कि आप इसको क्या लिखेंगे, रेडिकल सिंबल डालेंगे। रेडिकल सिंबल से मुराद ये डिवीजन वाला जो सिंबल होता है, और उसके जो ये क्या कहते हैं, जिस तरह आपने देखा ना पिज़्ज़े की शॉप्स के बाहर वो जो मास्टर शेफ़ जो पिज़्ज़ा उठाया होता है इस तरह हाथ किए हुए, तो ये आप इसको बेशक उसी तरह समझ लें कि जो पिज़्ज़े की टेबल है आप उसमें क्या रख देंगे जी, वो आप 3 लिख दें, यानी कि जो भी nth पावर लिखी हुई है, तो ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8 बन जाता है। अच्छा, वो कहता है सिर्फ इसी तरह नहीं होगा कि हमेशा के b के ऊपर आपके मतलब b की पावर जो है वो 1/n होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि b की पावर m/n हो जाए। तो फिर आप क्या कहेंगे, कहता है कि इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 के अलावा। ठीक है, 1 तो हर एक का कॉमन फैक्टर होता है ना, क्योंकि जो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था वो अपने आप से या 1 से तो मल्टीप्लाई होता ही है। तो वो कहता है कि वेयर n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डेफिनेटली अगर n 0 होगा तो ये क्या m डिवाइडेड बाई 0 हो, या कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाई बाई 0 हो तो वो क्या होता है, वो 0 हो जाता है या इन्फाइनाइट हो जाता है। तो फिर b की पावर 1/n
आप इसको किस तरह लिखेंगे, b की पावर m बाई एन इक्वल है b की पावर 1 बाई एन ब्रैकेट के अंदर कर दें, और जो आपके पास न्यूमरेटर में लिखी हुई पावर है या m जो है उसको आप ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप इसको लिखेंगे या आप इसको इस तरह पढ़ेंगे कि m पावर ऑफ b की पावर 1 बाई एन, या अभी देखते हैं ये आगे किस तरह बताता है आपको। ये कहता है जी ये आगे इसने बताया अभी। अब आप इसको क्या लिखेंगे कि ये जो 1 बाई एन वाला ये आपके पास nth रूट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि nth रूट m पावर ऑफ nth रूट ऑफ b जी। तो इसको आप इस तरह पढ़ेंगे nth पावर ऑफ या m पावर ऑफ nth रूट ऑफ b, यानी कि पावर पहले लगा देंगे एंड देन उसके बाद जो भी आपके पास नंबर है उसका आप nth रूट ले लेंगे। तो वो आगे बयान करता है फॉर ऑल रियल नंबर्स b दैट इज़ 36 की पावर 3/2। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म हो तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 36 की पावर 1/2 और होल के ऊपर आपके पास जो पावर आ जाएगा जो यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर यानी कि जो आपके पास बटा के ऊपर फ्रैक्शन या आप इसको जो भी आप कहते हैं इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर होगा, यानी कि जिस तरह यहाँ पे 3 है, यह आपके पास होल की पावर बन जाएगा। ठीक है, so we use this definition to write expressions with rational exponents as radicals. The number n indicates the index of the radical and the number m indicates the power to which the radical is to be raised। हाँ जी, ये बड़े मज़े की बात उसने कहा कि जो n होता है इसको तो हम इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहते हैं, लेकिन जो m है ये इस बात को शो करता है, इस बात को ज़ाहिर करता है कि पावर टू विच, कि कितनी पावर तक इस रेडिकल को एक्सपेंड करना है, इस रेडिकल को रेस करना है। ठीक है, तो ये m जो है वो बेसिकली रेडिकल की पावर है और जो n है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। कहता है द प्रोसीजर फॉर एवेल्युएटिंग b की पावर m बाई n कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। डिटरमाइन द nth रूट ऑफ b। सबसे पहले आपने ये करना है कि b का nth रूट आपने मालूम कर लेना है। ठीक है, एंड देन रेज द रिजल्ट टू द m पावर। तो आपने उसको m पावर तक रेज कर लेना है। नेक्स्ट जी उसने कहा कि आपको उसने एक टेबल गिवन किया हुआ है और उसने आपको बताया कि जी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मुराद क्या था जी, किसी भी नंबर की पावर का लिखा हुआ होना वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, n का 9 का एक्सपोनेंट है 1/2। तो कहता है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप कन्वर्ट कर दें जी रेडिकल फॉर्म में। तो जो आपके पास किसी भी नंबर की पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया। किसी नंबर की पावर 1/3 है तो इसका मतलब है क्यूब रूट। 1/4 है तो दैट मीन्स फोर्थ रूट। रूट से 1/4 मतलब फोर्थ रूट से क्या मुराद हुआ कि आपने रेडिकल सिंबल डालना है और इस आपने पिज़्ज़ा हैंड के अंदर जो है वो आपने जो यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ होगा 1//, की फॉर्म में उस नंबर को आपने यहाँ लिख देना है। यानी कि यहाँ 1/4 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये फोर्थ रूट कहलाएगा। इस तरह ये 32 की पावर 1/5 में ये 5 जो है ये इधर बाहर आ जाएगा रेडिकल के ऊपर, यानी कि ये इंडेक्स बन जाएगा। तो ये आपके पास 5th रूट ऑफ 32 कहलाएगा। अच्छा जी, ये कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नेक्स्ट एग्जाम बी पार्ट में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट्स एंड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। कहता है कि जी आपने एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर और इंडेक्स ऑफ रेडिकल के बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया है जी। ये ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे उसने ये आंसर लिख दिए हैं। अच्छा, आंसर भी उसने बता दिया। कहता है इन ईच पार्ट द एक्सपोनेंशियल एंड द रेडिकल एक्सप्रेशन हैव द सेम वैल्यू। कहता है कि हर पार्ट में एक्सपोनेंशियल और रेडिकल एक्सप्रेशन की का जो है उसकी जो है वो वैल्यू सेम है। द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट इज़ द सेम एज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। कहता है कि एक्सपोनेंट का जो डिनोमिनेटर है वो और जो रेडिकल का इंडेक्स है वो सेम नंबर है। ठीक है, जिस तरह जस्ट लाइक ये मैंने आपको बताया यहाँ पे 1/3 है तो जो ये इसका क्या मतलब है 3rd रूट ऑफ 64 ना, यानी कि ये 3rd रूट बनता है। या 1/3 का मतलब क्या है nth रूट, जब हम इसको बोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3rd रूट। तो हम इसको क्या कहेंगे, आम लफ्ज़ों में हम इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3rd रूट है तो इसका मतलब इसका जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, 3rd से 3 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी जी सिंप्लीफाई करें 8 की पावर 2/3 एंड 36 की पावर 3/2। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपके पास जो न्यूमरेटर है, ठीक है, आपने क्या करना है डिनोमिनेटर, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो डिनोमिनेटर है आपने उसको तो
इंडेक्स बना देना, इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। यानी कि 8 की पावर 1/3 हो जाएगा, और जो आपके पास न्यूमरेटर है उसको आपने होल की पावर बना देना, 8 की पावर 1/3 और ऊपर आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/3, यानी कि आपने क्या कर लेना, इसका क्यूब रूट ले लेना है। तो अब आपको पता है कि 8 का जो क्यूब रूट लें तो क्या बनेगा आपके पास, ये 2 × 2 होता है, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर 1/3 है तो 3 × 1/3 करेंगे, जब आप 3 3 से कट जाएगा और बाहर 1 है तो ये अगेन अंदर 2 ही रह जाएगा। अब इस सारे की जो पावर थी, होल पावर क्या थी, 2 थी, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इक्वल है 4 के, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 36 की पावर 3/2 है, तो इधर आप क्या करेंगे, अगेन ये 3/2 है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट का जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा, यानी कि 1/2 अंदर रह जाएगा और 3 बाहर चला जाएगा। 36 की पावर 1/2, यानी कि अब आपको पता है कि 36 का जो है वो किसका स्केयर होता है, 6 का स्केयर होता है, तो हम इसको 6 की पावर 2 लिख देंगे, और 2 × 1/2, 2 2 से कट गया, और बाहर जो 3 है तो 6 की पावर 3 रह जाएगा, और 6 की पावर 3 करें तो आपके पास आंसर आता है 216। अच्छा जी, ये लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे इसने एक मैथ प्ले ग्राउंड दी है, उसने कहा है कि ये आपको, उसने इतने सारे नंबर दिए हैं, इसमें से आपने करना ये है कि आपने स्केयर वाले जो नंबर्स हैं, जंप ऑन द नंबर्स विच आर स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स टू गो आउट, आपने उन नंबर्स पे जंप करना है जो किसी पॉजिटिव नंबर के स्केयर हैं। तो आपने स्केयर वाले नंबर्स पर क्लिक कर लें, या जंप करते हुए आपने एक ऊपर से आप फ़र्ज़ करें गिरे हैं, और अब आपने आगे से ये इन पे जंप करते करते आउट होना है इधर से। तो ये मैंने ऊपर इसकी तस्वीर इंसर्ट की है सॉल्व करके, ये राइट साइड पे, कि 81 जो है वो आपको पता है 9 का स्केयर है, इसके नीचे है 49 जो कि 7 का स्केयर है, तो आप 81 से 49 पे आएंगे, 49 के साथ है 36 जो 6 का स्केयर है, और उसके साथ है 25 नेबर में 5 का स्केयर है, तो आप 49 से 36, 36 से 25, एंड 25 के नीचे जो है वो आपके पास क्या है 4 जो कि 2 का स्केयर है, इधर आ गए, एंड देन 4 के सामने जो है वो 100 वो 10 का स्केयर है, और 10 के सामने जो है वो 9 वो है 3 का स्केयर, और 3 से नीचे जो है वो आपके पास 1 है, 1 अपना भी स्केयर है, ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो अब आप इस तरह 81 से यूँ घूम घुमा के 9 से नीचे 1 और 1 से होते हुए बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपको स्केयर्स का बताना था कि 1 से लेके 9 तक जो स्केयर हैं, नंबर्स के जो स्केयर हैं वो क्या बनते हैं, ये आपको याद कराने के लिए इन्होंने एक गेम दी थी। अब वो कहता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन का, किसी रैशनल एक्सपोनेंट का जो है वो नेगेटिव पावर हो तो उसका क्या करेंगे, यानी कि नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट, फिर क्या होगा जी, फॉर इंटीग्रल एक्सपोनेंट वी डिफाइन, किसी इंटीजर्स का एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो हम उसको इस तरह डिफाइन करेंगे, जिस तरह a की पावर अगर -n है, तो अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास जो a है, जो बेस है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये आपके पास अगर आपने इसकी पावर, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, रैशनल एक्सपोनेंट कि नेगेटिव पावर को आपने पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करेंगे, वो आपको ये करना होगा कि आपको उसकी बेस का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है, वो 1//, की फॉर्म में चला जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो आपके पास बेस है वो ज़ीरो ना हो। जिस तरह यहाँ उसने एग्जांपल दिए कि 8 की पावर -3, तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, अब इस -3 को +3 करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका रेसिप्रोकेट कर लेंगे, इस बेस का रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि 1/8 की पावर 3 हो जाएगा। वी कैन एक्सटेंड दिस डेफिनेशन टू नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट, और वो डेफिनेशन ये कि इफ़ m and n are any two integers such that one of them is negative and they have no common factor other than 1, कहता है कि जी m और n दो इंटीजर्स हैं, उनमें से एक जो है वो नेगेटिव है और उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, और b जो है वो ज़ीरो बस ना हो, देन b की पावर, b मतलब कोई भी रियल नंबर है, तो उसकी पावर क्या हो -m/n, तो अब तो b की पावर -m/n, इसका आप ये करेंगे। अब उसने कहा है कि ये जो माइनस है एनी ऑफ
टू इंटीजर्स, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पर भी हो तो अब आपने क्या करना है, ये जो बेस होगी या जिस नंबर की या का ये एक्सपोनेंट है या जिस नंबर की ये पावर है, उस नंबर को आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई की फॉर्म में ले जाना है, रेसिप्रोकेट कर देना है फॉर ऑल बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ये सेम केस है फॉर विच बी की पावर m बाई n इज़ डिफाइंड। ये तमाम के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए सेम रूल है। जहाँ पे भी b की पावर m बाई n, आप इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म या आप एक्सपोनेंट फॉर्म को आप रैशनल फॉर्म में जब लिखेंगे, रैशनल फॉर्म से मुराद क्या है, वो ये है कि जब आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में m बाई n की फॉर्म में लिखेंगे, अगर ये m बाई n की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो, इनमें से किसी एक की भी पावर जो है वो नेगेटिव में हो, तो अब आपने उसको क्या करना है, आपने जो b होगा, जो रियल नंबर होगा, आपने उसको रेडिकल फॉर्म में ले जाना है, आपने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाना है। नेक्स्ट उसने आपको जी यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, ये आप देख लें, इसमें ऑलरेडी सॉल्व हुई, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वो कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ अब उसने तमाम रूल्स को एक दूसरे के साथ मिला कर लिख दिया है, और ये जो टेबल है अब आपके पास ब्लू में, इसमें जो आपके पास 7 रूल्स लिखे हुए हैं, ये अब आपने याद रखने हैं, और इसी के मुताबिक अगली आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। कहता है कि a की पावर m डॉट a की पावर n, अगर आपके पास इस तरह, अब a दोनों देखें सेम है, अगर आपके पास सेम बेसिस हों और पावर्स आपके पास अलग अलग हों तो आपके पास क्या होता है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कहता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, बेसिस सेम है, ये जो a है ये मैं इसको बेस कह रहा हूँ, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं बेस और एक्सपोनेंट में। तो अगर आपके पास a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, डिवाइड की फॉर्म में सेम बेसिस हों, तो उनकी पावर्स अलग अलग हों, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर को माइनस करेंगे, a की पावर m बाई m माइनस n इसको लिखेंगे, जो कि कोशेंट रूल कहलाता है। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास a की पावर माइनस n लिखी हुई है, यानी कि नेगेटिव पावर है बेस की, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो a की पावर माइनस n को आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n। और वो कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m है और ब्रैकेट के बाद दोबारा उस होल की पावर n है, ठीक है, यानी कि उस सारे की भी कोई एक पावर है, तो अब आप क्या करेंगे कि आपने ये पढ़ रखा है छोटी क्लासों में कि बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, दो रियल नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों के ऊपर एक ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो वो पावर आप अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो इन दोनों को अलग अलग भी पावर में लिख सकते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास एक होल ब्रैकेट है और उसके अंदर आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है a डिवाइडेड बाई b और होल की पावर n है, तो अगेन जिस तरह ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने दोनों पे अलग अलग पावर अप्लाई की थी, इसी तरह यहाँ पर भी दोनों पे अलग अलग आप पावर अप्लाई कर सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको पावर ऑफ अ कोशेंट रूल कहते हैं। यानी कि ये बेसिकली कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल से ये अखज़ हुए। नेक्स्ट आपके पास ये है कि जी अगर आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है एनी रियल नंबर a बाई b और उसकी पावर आपके पास माइनस n है, तो अब आप क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में और इसकी पावर आपके पास माइनस में है, नेगेटिव पावर है, तो अब इसको आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप ये करेंगे कि जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है उसकी आप फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, इसको आप रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि a डिवाइडेड बाई b है तो आप इसको b डिवाइडेड बाई a लिख देंगे, और आपके पास जो बाहर वाला माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। उस बाहर वाले माइनस ने या पावर का जो माइनस है उसने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को आपस में इंटरचेंज करके ख़ुद वो पॉजिटिव हो गया, तो ये कहलाता है नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। अब वो कहता है कि इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए आपको ये जो उसने a और b में दिया है इनको आप सॉल्व कीजिए। तो 5 की पावर 6 ब्रैकेट के बाहर 1/2, तो क्या होगा, सबसे पहले बाहर की पावर अंदर की पावर से मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा ऊपर, यानी कि 2 तो कट गया, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब 5 मल्टीप्लाई करें 25 एंड 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसने लिखा है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो अब आप क्या करेंगे, इस सारे को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। देखें जी, दोनों की पावर्स जो है वो सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा कि दोनों की पावर को आप एक दफ़ा लिखेंगे और इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे या मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 16 की पावर 1/2 आ जाएगा। एंड देन फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि अब इधर बाहर 1/2 है, तो 16 को आप जब आप इसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, या 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो 4 की पावर 2 लिखेंगे, ये अंदर वाला 2 बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई होके 2 से कट जाएगा और इसका आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह जी इसने नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन मज़ीद दिए हैं और यहाँ पर उसने जो है वो ये कहा है कि यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, और उसने कहा एज्यूम दैट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। ये जो वेरिएबल्स हैं जिस तरह ए, और यहाँ पे उसने अलामती नंबर इस्तेमाल किए हैं ना, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे ये ए बी सी और एक्स वाई जेड इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करते हुए अक्सर गलती हो जाती है। तो ये उसने लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे एक सवाल दिया जी, हम इसको डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हैं और हमने इसको एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत सॉल्व करना है। कहता है कि ए की पावर 1/3 है और ब्रैकेट के अंदर है ए की पावर 5/3 माइनस ए की पावर -2/3। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जी इसको सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले अगेन उसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, हमेशा क्या होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए की पावर 1/3 को अंदर दोनों से ए की पावर 5/3 और ए की पावर -2/3 से आपने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, ए की पावर 1/3। इसी तरह ये यहाँ पे ए की पावर 1/3 दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने देखा कि जी जब आपके पास बेसिस सेम हों और पावर्स आपके पास अलग अलग हों, तो क्या होता है कि पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हों, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हों, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये ऊपर आपने देखें जी, ये सबसे पहले प्रोडक्ट रूल ये था कि अगर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाएंगी। लिहाजा यहाँ पर आपने क्या किया, पावर्स ऐड कर दी 1/3 + 5/3, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया तो 1 + 5 = 6/3 हो जाएगा। 3 पे जब डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा, ए की पावर 2 आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो ये आ गया। राइट साइड पे जो माइनस है इसका क्या करेंगे, ए की पावर 1/3 और ए की पावर -2/3, इसको इसी तरह आप माइनस की फॉर्म में लिखेंगे 1/3 - 2/3, तो ये आंसर आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो ए की पावर 6/3 माइनस ए की पावर -1/3। अच्छा जी, अब यहाँ आके अक्सर गलती होती है, लोग कहेंगे कि जी अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, क्या होगा। भाई यहाँ पर अब आपने कोई रूल अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि जो है वो इस पर कोई रूल आप अप्लाई कर दें। आपने क्या करना है कि इनको आपने आगे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अब ए की पावर आपके पास एक आ गई 2 और यहाँ पे आपके पास क्या था, ए की पावर -1/3। तो अब आपने इसको सिर्फ माइनस जो ऊपर पावर है आपने ये ऊपर पढ़ रखा है कि अगर आपके पास m/n के अंदर माइनस आ जाए तो अब आपने क्या करना है, ये इधर माइनस आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, आपने रेसिप्रोकेट कर देना, नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल आपने अप्लाई करना है। और फिर आपने क्या करना है जी, ए की पावर -1/3 था, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं बच्चों को पढ़ाते हुए आम लफ्ज़ों में कहता था बटा की फॉर्म, या इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म भी कहते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये 1/(a) की पावर 1/3 हो जाएगा। अब तमाम जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होगी। आगे अब इसको सॉल्व कर लें। अब ये a की पावर 2 माइनस 1/(a) की पावर 1/3 जो लिखा हुआ है, अब ये मज़ीद आगे इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। अब आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा कि डिवाइड में जो नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 1/3 है
a की पावर 1/3 है तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पावर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये a की पावर 2/3 हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज़ आएगा और नीचे a की पावर 1/3। तो मज़ीद इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसकी लास्ट पॉसिबल सिंपल फॉर्म है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने हिंट के लिए यहाँ पे लिखा था कि हेयर सेम बेसिस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट्स अलग हैं, ठीक है। विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टिंग नॉट मल्टीप्लाइंग, ये आपस में क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, देयरफॉर लिहाजा वी टुक एलसीएम टू सॉल्व फर्दर, इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता। राइट साइड पे ये तो जी बड़ा आसान है, जस्ट इसमें उसने कटिंग ही है जो अलग से बताई गई है, x की पावर 1/2 है डिवाइडेड बाई y की पावर 3 है, ऊपर माइनस 1/3 थी पावर, वही अगेन आपने नेगेटिव पावर ऑफ पावर रूल आपने इस्तेमाल किया कि अब आपके पास बाय माइनस 1/3, इसको आपने प्लस करने के लिए क्या करना है, प्लस 1/3 करने के लिए आपने अंदर वाले जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है, रेसिप्रोकल फॉर्म कर देनी है इसकी। तो जब आप रेसिप्रोकल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि x वाली टर्म ऊपर थी नीचे चली जाएगी, y वाली टर्म नीचे से ऊपर आ जाएगी, y की पावर 3 ऊपर आ गया, x की पावर 1/2 नीचे चला गया, बाहर वाला 1/3 अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, y रह जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो ये 3 2 ज़ा 6, यानी कि डिनोमिनेटर वाले 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 1/6। यहाँ तक मैंने तमाम आपको इसके मोस्टली जो है एग्जांपल्स करवा दी हैं जो कि बहुत आसान हैं, और उम्मीद है जब आप एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना भी आसान हो जाता है। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद से अटैम्प्ट कीजिएगा नेक्स्ट सवाल, ताकि जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा तो उस वक्त आपको पहले से काफ़ी सवालों के जवाब आते हों, और सिर्फ आपको उस टाइम जो आपकी क्यूरीज़ हों आप मेरी वीडियो में से उनके जवाब ढूंढें।